lot of human beings deal with existential questions like why do we exist? What is the purpose of life? Why are we here? Who am I? Search for meaning. आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, तो आप जो है लाइफ के साथ ज़्यादा बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाते हो. 4 uncertainties of life. One is death anxiety. In a way, you are dealing with that death anxiety that I should not die. मेरा कुछ essence life में होना चाहिए even after I have died. So that's one. Second aspect, अकेलापन, isolation जिसको हम बोलते हैं. फिर थर्ड हो गया आपका freedom comes with responsibility. And the last anxiety is search for meaning. According to existentialism, there is no innate purpose to life. साइकोथेरेपिस्ट एंड थेरेपी सीकर, उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप बनता है? Therapist और therapy seeker are not friends really. जहाँ पर भी पर्सनल बायसेस आ गए वहाँ पे ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस के इश्यूज आ जाते हैं. कैसे एक अच्छा थेरेपिस्ट अपने लिए ढूंढे, ये भी बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी होती है. गिव योरसेल्फ अ चांस. और जरूरी नहीं है कि थेरेपी सिर्फ उनके लिए है जिनको कुछ इश्यूज हो रहे हैं लाइफ में. थेरेपी एक अच्छा मीडियम है टू नो योरसेल्फ बेटर, एक सेल्फ अवेयरनेस टूल है. सो इट स्टार्ट्स विद सेल्फ अवेयरनेस. लाइफ में इस भागती दौड़ती हुई ज़िंदगी में कई बार हम बहुत ज़्यादा रुका हुआ फील करते हैं. हमें लगता है कि लाइफ से कहीं हैप्पीनेस चली गई है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं इन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का हाथ होता है, जहाँ पर हमें लगता है कि हु एम आई, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, व्हाई एम आई हेयर इन द लाइफ. और जब इस तरीके के सवालों से हम घिर जाते हैं और इनके उत्तर हमें नहीं मिल रहे होते हैं, तो हम खुद से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं. तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो गुरलीन मैम हैं, जो एक एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपिस्ट हैं, जो हमें एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस कि मैं कौन हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, इनको ढूंढने में मदद करती हैं. फ्रेंड, इसके साथ साथ जो है गुरलीन मैम एक फर्म की फाउंडर भी हैं, दैट इज़ दैट कल्चर थिंग, जो एक बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है. सो आज के पॉडकास्ट में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस को टैप किया है, उनको समझने की कोशिश करी है और उनके अंदर पैराडॉक्स को समझने की कोशिश की है. तो आपके लिए बहुत सारे टेक अवेज हो सकते हैं, लाइफ के बहुत सारे लेसन्स आप इस पॉडकास्ट के अंदर से ले जा सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं. शी इज़ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट और एक एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपिस्ट हैं, गुरलीन. हेलो गुरलीन. हाय. गुरलीन, आप एक एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपिस्ट हैं, राइट? यस. सो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, ये होता क्या है, एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी क्या है, और आपका इंटरेस्ट कैसे इस ओर गया, एंड आपने कैसे इस लाइन में प्रोग्रेशन किया. श्योर. सो साइकोलॉजी के साथ मेरा रिश्ता काफ़ी टाइम से है. मैं साइकोलॉजी तब से पढ़ती आ रही हूँ जब मैं क्लास 11 में थी. अच्छा, ओके. I was very clear कि मुझे साइकोलॉजी ही पढ़नी है. The only reason was I was not good at any other subject. अच्छा, ओके. So by default humanities, arts में मेरा natural interest था. So 11th standard I studied psychology. 12th I studied psychology. BA honors किया psychology में, और मेरा एक elective था philosophy. अच्छा, ओके. Philosophy was a side course जो मैं कर रही थी within like part of psychology, the degree itself. तो वहाँ से मेरा थोड़ा एग्जिस्टेंशियलिज्म जो एक स्कूल ऑफ थॉट है उसके अंदर मेरा इंटरेस्ट आया. एक्चुअली एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है एक फिलोसफी का ही पार्ट है. इट्स नॉट रियली पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, वो निकला है फिलोसफी से. अच्छा, ओके. सो उसके अंदर इंटरेस्ट आया अराउंड व्हेन आई वाज डूइंग माय बैचलर्स. देन मास्टर्स में मैंने स्पेसिफिकली चूज किया ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बिकॉज ऑफ द ओनली रीजन दैट therapy or existential psychology or personal psychology that way was not financially rewarding. But at the same time, because मेरा interest था, तो I would keep reading about philosophy, existentialism, humanistic, school of thought, Gestalt psychology, etc., etc. वो जो जितने भी school of thought हैं, तो वैसे मेरा interest आया philosophy में. और अब आप पूछ रहे हो अगर
एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी क्या होता है, राइट, सो वो किसी लैब में नहीं बना है, हम्म, एंड इट्स नॉट इवन अ एविडेंस बेस्ड टेक्निक. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे CBT, DBT, ये सारे एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स हैं. और एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी एक एविडेंस बेस्ड नहीं है, बट इसको हम फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच बोलते हैं. इट्स नॉट पैथोलॉजिकल. That means to say that when a client comes to me, and I intentionally don't use the word client or patient, I call them therapy seeker. तो therapy seeker जब मेरे पास आते हैं तो usually हम उनको ये नहीं बोलते हैं कि इसको डिप्रेशन है या इसको एंजाइटी है, इसको बाइपोलर है. सो हम पैथोलॉजी में नहीं जाते हैं. अच्छा, उसकी हम उसको उसके एक्सपीरियंसेस को समझते हैं, उसके एग्जिस्टेंशियल एंजाइटीज को समझते हैं. सो बेसिकली एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी इज अ स्कूल ऑफ थॉट वेयरइन यू ट्राई टू डिस्कवर द एसेंस ऑफ लाइफ. व्हाई डू वी एग्जिस्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई आर वी हियर, हु एम आई, सर्च फॉर मीनिंग. सो इसी के दायरे में एक एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी जो दैट्स हाउ इट शेप्स अप. I got that. So I think मतलब मैंने जो पढ़ा है विक्टर फ्रैंकल की बुक जो मैन सर्च फॉर मीनिंग, इनके अंदर इन्होंने लोगोथेरेपी की पर्पस की बात करी है कि आपकी लाइफ का अगर पर्पस आपको मिल गया है या आप कनेक्ट हो चुके हो और आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, तो आप जो है लाइफ के साथ ज़्यादा बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाते हो. और वो सिचुएशंस जिसमें जो शायद आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती हैं, वहाँ पर भी उन सिचुएशन को भी आप बेटर तरीके से कोप अप कर पाते हो, क्योंकि यू नो कि आपका रास्ता क्या है, आपको आगे जाना क्या है. सो ये क्या यही एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी के अंदर रहता है? एब्सोल्युटली. एंड विक्टर फ्रैंकल एंड और भी बहुत सारे साइकोथेरेपिस्ट हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज अ साइकोथेरेपिस्ट कॉल्ड रोलो में, देन यू हैव अर्विन येलोम. सो ऑल ऑफ दीज साइकोलॉजिस्ट्स ब्रॉट philosophical school of thought into psychology. Actually originally जब ये create हुआ था, it was created in the 18th and 19th century. जो हमारे philosophers रहे थे जैसे कि सोरेन किरकेगार्ड, फ्रेडरिक नीत्शे, जॉन पॉल सार्त्रे. तो ये जो philosophers थे, इन्हीं से इंस्पायर होकर ये सब साइकोलॉजिस्ट ने इसको मेन स्ट्रीम में लेकर आए. अच्छा, ओके. फॉर साइकोथेरेपी, फॉर द यूज ऑफ साइकोथेरेपी, बिकॉज वी रियलाइज्ड दैट अ लॉट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डील विद एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस लाइक हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई डू आई एग्जिस्ट, यू नो 3 AM थॉट्स जो शायद हम सबको आते हैं. राइट, दैट्स सो एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी और एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी में हम इसी चीजों के बारे में बात करते हैं कि हाउ डू वी मेक मीनिंग ऑफ लाइफ, फ्रीडम क्या है, आइसोलेशन, डेथ, एंड वी विल टॉक अबाउट इट मोर इन डिटेल एज वी गो अलोंग. सो एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी जब आप यूज़ करते हैं, तो जैसे आपने बोला डिप्रेशन है या एंजाइटी के भी क्लाइंट्स आते हैं, तो आप जब इस मोड ऑफ थेरेपी को यूज़ करते हैं तो आप उसके अंदर क्या अप्लाई करते हैं, कैसे उनको लेके आते हैं बाहर डिप्रेशन से, या क्या आप इसका यूज़ कैसे करते हैं? सिंपल. गॉट इट. सो यूजुअली क्या होता है कि जब हम एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी यूज़ करते हैं तो हम एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं करते हैं, वी यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स, राइट? एंड देयर आर सो मेनी टेक्निक्स इन साइकोलॉजी. राइट, DBT, साइकोएनालिसिस, साइकोडायनामिक, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं. तो 2-3 स्कूल ऑफ थॉट को एक साथ मिलकर हम करते हैं, जो कि फॉल करता है, ऑल ऑफ दिस फॉल्स अंडर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट. सो मैं पर्सनली जब प्रैक्टिस करती हूँ, आई यूज वन एग्जिस्टेंशियलिज्म, सेकंड आई आल्सो यूज जेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स. तो उसमें क्या होता है, जब क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको पैथोलॉजी, आई डोंट सी देम एज क्लिनिकल पेशेंट्स, राइट? ऑफ कोर्स अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है या साइकोटिक डिसऑर्डर्स है, आई डोंट टेक दोस क्लाइंट्स बिकॉज माय बैकग्राउंड इज नॉट क्लिनिकल साइकोलॉजी. सो जब क्लाइंट्स आते हैं, थेरेपी सीकर्स आते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग इन दिस प्रेजेंट मोमेंट. सो आई विल गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हाउ डज
existential school of thought differentiates from other schools of thought. ठीक है. So एक अगर client आता है, usually psychodynamic में हम उनके unconscious pattern को समझने की कोशिश करते हैं. जैसे for instance inner child healing हो गया. How was the relationship with their mother, father, environment, nature, nurture, etc. etc. Unconscious में बहुत ज़्यादा जाते हैं when it comes to psychoanalysis and psychodynamic. उसी तरह CBT की अगर हम बात करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फोकस होता है on thoughts and beliefs. So thoughts and beliefs अगर negative है, how do you change them into positive thoughts and beliefs so that वो positive thoughts and actions में convert हों. So that is about CBT, DBT. Then you have existential school of thought or existential philosophy, existential psychology, जहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि अगर किसी को सैडनेस हो रही है, मूड लो है, क्या फील कर रहे हैं वो, क्यों मूड लो है. और अगर मैं इसके अंदर जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स को भी यूज करूँ तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स दैट वी यूज. फॉर इंस्टेंस वी यूज एम्प्टी चेयर टेक्निक. जैसे हम साइको एनालिसिस में तो हम बात करते हैं मदर वूंड के या फादर वूंड या इनर चाइल्ड हीलिंग. गेस्टॉल्ट में हम ये बात करेंगे कि फॉर इंस्टेंस हम दोनों बैठे हैं एंड यू आर माय यू आर द थेरेपी सीकर एंड आई एम द थेरेपिस्ट. सो ऐसा नहीं है कि हम चाइल्डहुड के बारे में बात नहीं करते हैं. ऑफ कोर्स वी डू गेट इनटू चाइल्डहुड आल्सो, बट आई विल आस्क यू दैट ओके अमिता, हाउ डू यू फील today if I am your mother sitting right in front of me? What do you want to tell me? Okay. How do you feel? What did your mother tell you when you were growing up? So we also do some role play techniques that you become a mother, you come at my position in this seat, and you behave like Amita's mother. And then my next query would be, आप क्या चाहते हो कि आपकी mother different करती? Now you demonstrate that through the role play. तो difference ये है कि आपको मैं present में लेकर आ रही हूँ. I'm not focusing so much on the past, but I am focusing on you as a person, as a client who is sitting right in front of me in this present moment, here and now. और मैं आपसे पूछती हूँ आपकी body में क्या हो रहा है, आप उसको कैसे explain करोगे आज की date में, आप क्या चेंज चाहते हो आज की डेट में, आप अपनी मदर को कैसे देखते हो आज की डेट में. सो उसको बहुत ज्यादा प्रेजेंट में लाना रादर देन बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस में लाना. सो वो डिफरेंस रहता है बिटवीन अदर स्कूल्स ऑफ थॉट एंड एग्जिस्टेंशियल स्कूल ऑफ थॉट में. आई गॉट दैट. सो एग्जिस्टेंशियल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर क्या क्या डायनेमिक्स होते हैं, मतलब क्या उसके अंदर हम एग्जैक्टली डील करते हैं? सो basically 4 uncertainties of life या paradoxes of life बोल सकते हैं इसको. One is death anxiety. अच्छा. death is inevitable. अगर आप born हुए हो तो death भी आएगी ही आएगी. और बहुत बार ऐसे होता है कि हम we run away from death. We don't want to think about death. और वो एंजाइटी पैदा करती है हमारे अंदर. डेथ एंजाइटी बहुत ज्यादा लोगों को होती है. नाउ हाउ डू वी डील विद दैट डेथ एंजाइटी? और मैं ये नहीं बोल रही कि इसमें कुछ गुड या बैड है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट हम कैसे उस डेथ एंजाइटी को डील करते हैं. वन इज बाय procreation and reproduction. Okay. Procreation and reproduction, of course, this is natural cycle of life. People get married, they have kids. And some people intentionally have kids. Some people feel that it just happened by accident, maybe. Right. And it's just a way of life, और ये culturally, societal, मतलब है तो होना ही है, मतलब ये तो पार्ट है सोसाइटी का, आई थिंक लाइफ का. Right, that's how. और उसका कई बार ऐसा लॉजिक देते हैं लोग दैट हमारा खानदान कैसे बढ़ेगा. So in a way you are dealing with that death anxiety that I should not die. कोई ना कोई मेरा पार्ट रहना चाहिए, कोई ना कोई मेरा पार्ट होना चाहिए, मेरा कुछ एसेंस लाइफ में होना चाहिए even after I have died. So that's one way of dealing with death anxiety. Another way of dealing with death anxiety is say you are passionate about something, you have maybe authored books, ठीक है, and that will remain forever maybe at a shelf. That's how you live forever maybe. Right. Again, another thing is belief
certain beliefs. For instance, people believe in reincarnation. People believe in heaven and hell, life after the death. Life after death. That's so true. So that is also a belief. इस पे मुझे एक गालिब का शेर याद आ गया है. बिल्कुल इरशाद. कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, और दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है. That's so true. So हमें मालूम है कि डेथ इज इनएविटेबल, पर एट द सेम टाइम हम उसको डील करने की कोशिश करते हैं विद ऑल दीज things. So that's one, death anxiety. So जैसे हमारी हिंदू फिलॉसफी में तो बहुत ज़्यादा माना ही जाता है रीइंकार्नेशन को या लाइफ आफ्टर डेथ को. ये बोला जाता है कि ये तुम्हारा अभी का ही जन्म नहीं है, अभी तो तुम्हें, तो इसलिए इतना इसके साथ मोह क्यों रखा हुआ है, इतना तुम अटैच क्यों हो रहे हो इस जन्म के साथ कि ये खत्म हो जाएगा. लाइफ में और भी पड़ाव आने, ये सिर्फ एक पड़ाव है, ये अंत नहीं है, ये एक पड़ाव है और तुम्हें और बहुत रास्ते तय करने हैं. सो दैट्स हाउ दे टेल इट. और ये शायद एक थोड़ा सा, जैसे आपने बोला, गालिब मन के लिए ख्याल अच्छा है कि आपको फिर उतना वो नहीं लगता कि ओ माय गॉड मुझे सब कुछ ही अभी करके मरना है. मतलब ठीक है, और भी आगे जाना है ना. करेक्ट. सो दैट्स यू आर सेइंग कि हमारी डेथ की एंजाइटी यहीं से आ रही है कि हमें ऐसा लगता है कि हम खत्म हो जाएंगे, तो हमें जो करना है वो जल्दी हमको कर लेना चाहिए, या हमें अकेलापन नहीं लगना चाहिए, या व्हाटएवर इट इज. और ऑन दैट नोट, जैसे आपने अकेलेपन की बात करी है, एंड सेकंड एस्पेक्ट जो अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ, वो अकेलापन, आइसोलेशन जिसको हम बोलते हैं. ऑफ कोर्स हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, आई हैव अ पार्टनर, you know, you have kids, we have friends, but at the end of the day हम अकेले भी हैं. मतलब 3 AM thoughts जब आते हैं, मतलब ये है कि nobody else can live or experience life for us. Nobody else can make us feel content with life. At the end of the day हम अकेले हैं. Isolation को हम कैसे डील करें, तो उसके अंदर भी paradoxes हैं, dialects हैं. So for example, of course we are alone, but हम hyper connected भी हैं in today's date. एक और शेर मुझे याद आ रहा है. अकेलेपन से खौफ आता है मुझको, कहाँ हो ऐ मेरे ख्वाबों ख्यालों. तो ड्रीम्स और डिजायर्स जब तक नहीं होंगे तब तक आप बहुत एम्प्टी फील करोगे. तो उस वॉइड को फिल करने के लिए आपको कभी कभी मीनिंग भी चाहिए होता है, जो कि 4th पिलर है जिस पे हम आएंगे. सो सेकंड वाज आइसोलेशन. सो हाउ डू यू डील विद दैट आइसोलेशन कि आप अकेले हो? हाउ डू यू सिट विद दैट इमोशन दैट आई एम अलोन? व्हाट डू आई डू विद दिस आइसोलेशन? आप कह रहे हो कि इस आइसोलेशन की वजह से ही हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने आप को सोशल मीडिया की तरफ, लोगों से कनेक्ट करने की तरफ, रिलेशनशिप की तरफ भागते हैं. हम अपने अंदर नहीं देखते हैं. शायद जहाँ पर हमको शांति मिल सकती है, उस शांति को अंदर ढूंढने के बजाय हम बाहर बहुत सारी चीजों में उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से शायद फिर हम और ज्यादा अशांत हो जाते हैं. एब्सोल्युटली. बहुत ज्यादा एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करने लग जाते हैं. राइट. ठीक है. तो वो हो गया आइसोलेशन एंजाइटीज. फिर थर्ड हो गया आपका फ्रीडम. यू नो, फ्रीडम के अंदर भी ये है कि फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. राइट. यू नो, फ्रीडम का ये है कि ऑफ कोर्स आपके पास हमेशा चॉइस रहती है, पर एट द सेम टाइम फ्री चॉइस है या नहीं है, वी डोंट नो. बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, फैमिली प्रेशर्स होते हैं. आप चाहते हो कुछ करना, बट आप कुछ और चूज कर लेते हो. और फ्रीडम के एंजाइटीज ये होते हैं कई बारी कि हमें मालूम नहीं होता है कि व्हाट डू आई डू विद द चॉइस, लाइक हाउ डू आई मेक अ चॉइस. इतने सारे ऑप्शंस हैं, मैं क्या चॉइस लूँ. और कभी कभी जब हम फ्रीडम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम दूसरे पे बहुत जल्दी ब्लेम करते हैं. एंड आई एम नॉट डिनाइंग और डिसमिसिंग दैट people definitely have, say, bad childhood, you know, some past trauma maybe, environment उनको ऐसा मिला. Of course वो realities exist करती हैं. But once you have grown up into an adult, now that you know कि ऐसा मेरे साथ हुआ था, now that you know about it, what do you do next? आप क्या करोगे? Do you keep blaming life, blaming circumstances, या फिर आप now you practice free choice and do something about your life?
तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आती है कि मैं अपने फ्रीडम को कैसे जीऊँ, क्या चॉइस लूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें खुद ही नहीं मालूम होता हम क्या Right. करें। क्योंकि हम शायद जैसे आपने बोला कि फ्रीडम जो है चॉइस लेने की है हमारे पास, और चॉइसेस भी हमारे साथ बहुत सारी हैं, पर हर चॉइस के अपने कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, एब्सोल्युटली और वो कॉन्सिक्वेंसेस हमको कई बार डरा देते हैं कि अगर ये चॉइस ली, इसका ये कॉन्सिक्वेंस हो गया तो कैसे उसके साथ डील करना है, राइट? तो वो फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई है। तो अगर आप चॉइस ले रहे हो तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस की भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो वो Absolutely. हमारे लिए एक पैराडॉक्स क्रिएट कर देता है कि पैराडॉक्स क्रिएट करता है, बिल्कुल। और कोई कर दे हमारे लिए चॉइस तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम उसके ऊपर ब्लेम कर पाएंगे कि Absolutely. कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदारी उसकी है, एब्सोल्युटली, है ना? तो एब्सोल्युटली। इसलिए आजकल मैं मतलब जो दिख रहा है कि पहले था कि बच्चे माँ बाप से लड़ते थे कि हमें जो है लव मैरिज करनी है, माँ बाप नहीं मानते थे। आजकल जब फ्रीडम मिल गई है, माँ बाप कहते हैं अपने आप ही ढूंढ के कर लो, तो बैठ जाते हैं यार मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है, हमने बहुत देख लिया, अब आप ही करवा दो तो अच्छा है। नाउ अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी ना, करेक्ट, आपने करेक्ट। खुद की चॉइस ले ली, नाउ अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई उस मैरिज को Yeah. निभाने की, किसी के ऊपर आपको Yeah. ब्लेम नहीं कर सकते हो। एब्सोल्युटली। ऐसे Right. मैंने एक ऐसे इंस्टाग्राम पे एक ऐसे मीम वीडियो देखी थी, उसके अंदर इट वाज अ वेरी यंग पर्सन, इट्स अ फनी मीम, मतलब इतना Right. सीरियसली लेने वाली बात नहीं है, बट काफी इंटरेस्टिंग ये था कि वो थेरेपिस्ट के सामने बैठा था अच्छा। और वो बोल रहा था कि मेरे पेरेंट्स ने तो मेरी इतनी अच्छी नर्चरिंग करी है, आई हैड सच ग्रेट चाइल्डहुड, आई वाज एक्सेप्टेड, आई वाज गिवन सो मेनी चॉइसेस, बट अब मैं क्या करूं, आई डोंट हैव एनीवन टू ब्लेम। क्या करूं मैं अपनी लाइफ के साथ? That's it. ब्लेम करने के लिए कोई नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम दैट द पर्सन हैज। That's the paradox हो गया। That is the paradox. I know. है ना? तो ये हो गया आपका फ्रीडम एंजाइटी, एंड द Right. लास्ट एंजाइटी इज सर्च फॉर मीनिंग। क्योंकि अकॉर्डिंग टू existentialism there is no innate purpose to life. For example, अगर आप किसी भी species को देखो, dogs, cats, mosquitoes, any species for that, any animal, any insect for that matter, उनका कुछ innate purpose थोड़ा ना है life में. They That's have so just true. come into life and they will die. Similarly, हम human beings, we are also just a species. Of course हमारे पास दिमाग है और हम बहुत evolved species हैं, वो बात अलग है. But ultimately, at the end of the day, हम भी एक species ही हैं, just like dogs and cats. तो inherently कोई purpose नहीं है. The moment child is born, ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये सोशल वर्कर बनेगा, ऐसा नहीं है. innately कुछ नहीं है. Right. But हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम जैसे जैसे चॉइसेस अपनी लाइफ में जो भी चॉइस लेते हैं, उससे हमारी पर्सनालिटी बनती है, उससे हमारा एक एग्जिस्टेंस बनता है. और इस फिलॉसफी में हम ये भी बोलते हैं कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस. दैट इज द होल कोर फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म. अच्छा. कि आप इननेटली, आप कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ द मोमेंट यू आर बॉर्न कि आप कुछ बनने वाले हो. आप अपने चॉइसेस, जो आप चॉइस ले रहे हो लाइफ में, उससे आप बनते हो who you are as a whole person. Right. So it's the anxiety is about search for meaning. Innately तो कुछ meaning नहीं है, but आप उसको meaning देते हो. और कैसे देते हो? It can be through work, maybe for some people it is work, something that you feel passionate about. It can be in corporate, it can be in NGO, it can be any work for that matter. Religion, spirituality में भी लोग meaning ढूंढते हैं. Then parenting, taking care of others से भी कुछ meaning निकल सकता है. Or just enjoying life in general, looking at nature, traveling. For some people it is traveling. Right. कुछ भी जो आप enjoy कर रहे हो life में, जो आपको meaning दे रहा है, जो आपको purpose दे रहा है, जिसमें आपको मजा आ रहा है, life का essence आप feel कर रहे हो, that is what is meaningful for you. So उससे आप meaning देते हो. So ये 4 चीजों के आसपास ही ये पूरा का पूरा साइकोथेरेपी जब हम लोगों से बात करते हैं, तो इसी के आसपास ये सारी चीजें घूमती हैं. ओके. सो सबसे पहली बात तो ये सुन के बड़ा मज़ा आता है कि भाई जानवरों का तो कोई अपना इनहेट पर्पस नहीं है. एंड हाँ, एंड देन वो कितना उनकी लाइफ को देख करके कई बार जलन भी होती है, यार हमको तो पढ़ना पड़ता है, यार हमको तो काम करना पड़ता है, और
इनके लिए तो लाइफ में कुछ है ही नहीं, मतलब क्या ही है ना। और इसलिए उनके पास स्ट्रेस भी नहीं है, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। पर एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमने अपनी लाइफ के इतने सारे एजेंडे बना रखे हैं कि हमें पढ़ना भी है और फर्स्ट भी आना है, आगे बढ़ना है, लोगों से आगे जाना है, देन कमाना भी है और अच्छा भी कमाना है, और नाम भी होना चाहिए, सबको जानना भी चाहिए। तो ये जो हम अपने लिए एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते चले जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर फिर ये बीमारियां, मानसिक बीमारियां, क्योंकि अटैचमेंट हमारा इतना ज़्यादा कुछ बनने से, कुछ करके दिखाने से जुड़ता चला जा रहा है, राइट? एग्जैक्टली। तो इसके बारे में एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट क्या बताते हैं हमें? देखो, इसके अंदर ये है कि बहुत बार ऐसे होता है कि हम चेज करते हैं कि हमें इतना पैसा होना चाहिए, या फिर मुझे पार्टनर बनना है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। और कई बार कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बन भी जाते हैं, बट व्हेन दे रीच टू दैट लेवल दे फील दैट आई नेवर वांटेड दिस इन द फर्स्ट प्लेस। सो वो एग्जिस्टेंस, वो एक एग्जिस्टेंशियल एक क्वेश्चनिंग हो जाती है वहां पे कि डिड इट इवन मैटर टू मी, डिड आई रियली वांट इट इन द फर्स्ट प्लेस, या फिर ये मेरी एक सोसाइटी डिक्टेट कर रही थी, या फिर एक एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए मैं ये चाह रही थी। एज लॉन्ग एज दिस इज गिविंग यू पर्सनल मीनिंग, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, इट इज ग्रेट। ऑफ कोर्स chase financial rewards if that is your value, but if that is not your value, अगर आप किसी को दिखाने के लिए, external validation के लिए कर रहे हो, अगर आपको वो चीज मिल भी जाती है, वो कहीं ना कहीं void तो create करेगी। You will not be content with that because you never wanted that in the first place. So existentialism का मतलब यही है कि पहले अपने आप को समझो कि आप क्या चाहते हो, अपने जो आपका ट्रुथ है उसके पास जाओ as much as possible। और हम देखा जाए तो हमारी जो सोसाइटी है, इन अ वेरी कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स मनी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बारी। जैसे बहुत सारे मेरे जो थेरेपी सीकर्स हैं, दे आर कॉमिक्स, कॉमेडियंस और म्यूजिशियंस। सो ये मैंने रियलाइज करा है कि जो काफी सारे जो क्लाइंट्स जो मेरे हैं, दे आर फ्रॉम द आर्टिस्टिक फील्ड्स, दे डोंट मेक अ लॉट ऑफ मनी पर से कंपेयर टू कॉर्पोरेट्स, बट उनके बहुत ज्यादा क्रिएटिव एग्जिस्टेंशियल इश्यूज होते हैं। राइटर्स फॉर दैट मैटर, बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंशियल इश्यूज होते हैं उनके, है ना। तो वही है कि इट्स ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ्स, नोइंग योरसेल्फ बेटर, और आप सोसाइटी के साथ कैसे डील करते हो, एक्सटर्नल परसेप्शन के साथ कैसे डील करते हो, आप अंदर से क्या चाहते हो, राइट, हु आर यू फ्रॉम इनसाइड। सो उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि आप अपना एसेंस, आपका क्या है एसेंस, रादर देन external things dictating your life. सो गुरलीन, जब हम पर्पस ऑफ लाइफ की बात करते हैं या ये बात करते हैं कि मैं कौन हूँ, जैसा आपने बोला हूँ एम आई, इसको डिस्कवर करने में आप कैसे हेल्प करते हो? कैसे पता चलता है कि मेरे को वाकई मेरे लिए क्या है, क्या मुझे कनेक्ट करेगा, क्या मुझे खुशी देगा? कैसे पता चलता है? इट्स अ वही काफी एग्जिस्टेंशियल क्वेरी है। सो हर एक का अलग है। मतलब सबसे पहले तो यू हैव टू सिट विद योरसेल्फ, यू नो, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। और पैटर्न आइडेंटिफिकेशन से ये है कि हु एम आई, क्या आपको बचपन में अच्छा लगता था, क्या एक दो चीजें थी जो कि आपको खुशी देती थी, यू नो, यू रिमेंबर दोस मोमेंट्स एंड देन यू कनेक्ट द डॉट्स। मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल शेयर कर सकती हूँ जस्ट फॉर द ऑडियंस, सो दैट इट्स स्लाइटली ईजियर टू अंडरस्टैंड। व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो मुझे लोगों को बिहेवियर देखने में बड़ा मजा आता था इन पब्लिक स्पेसेस, यू नो, अम्यूजमेंट पार्क्स में लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, बहुत मजा आता था। मैं बस में, जैसे आई रिमेंबर आई वाज ट्रैवलिंग इन अ बस विद माई मदर, और मैंने अपनी मदर का एक कॉलीग देखा था जिनके बहुत कर्ली हेयर थे। तो बस में मैं बैठी हुई थी, मेरी मदर मेरे साथ में बैठी हुई थी, आगे एक और इंसान बैठा हुआ था, उसके कर्ली हेयर थे। माई मदर वॉज लुकिंग एट दैट मैन, आई सॉ माई मदर लुकिंग एट दैट मैन, एंड आई आस्क्ड माई मदर, ममा, यू आर थिंकिंग that guy looks like Ashish uncle? And she was like, yeah, that's what I'm thinking. You know, so वहां से मुझे
in retrospect I'm connecting the dots. Of course when I was a child तब मुझे नहीं मालूम था ये, but आज की डेट में मैं इसको I'm trying to connect the dots. तो तब अभी मुझे समझ में आ गया है कि that is something I innately liked. लोग क्या सोचते हैं, साइकी क्या होती है, you know, ऑब्जर्वेशन मुझे बहुत पसंद था. सिमिलरली जब मैं क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ तो हम उसमें बात करते हैं कि चाइल्डहुड में आपको सबसे ज्यादा क्या चीजें जॉय देती थी. आप हाउ डू यू डिस्क्राइब योर सेल्फ एज अ पर्सनैलिटी. असेसमेंट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड, यू नो, पर्सनैलिटी असेसमेंट्स होते हैं, बिग 5 हो गया, MBTI हो गया, यू नो. अगर जैसे कोई थेरेपी सीकर है, someone who has no idea at all, बहुत ज़्यादा confused है, we start with assessments, but assessments are just a starting point, right? Just a starting point. So वही है, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है कि क्या आपको खुशी देती है, क्या चीज़ें आपको खुशी देती हैं और क्या आपको अपने करीब लेके जा रही है, which is linked to authenticity. So वही डायलॉग, थ्रू डायलॉग हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं. I got that. सो गुरलीन, आपने बहुत सारे पैराडॉक्स की बात करी यहाँ पर, है ना. डेथ पैराडॉक्स के ऊपर मैं आपसे पूछना चाहूँगी. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो हेल्थ से रिलेटेड इशू से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं. हेल्थ एंजाइटी, आपको भी पता होगा एज ए थेरेपिस्ट कि बहुत सारे लोग हेल्थ एंजाइटी से डील करते रहते हैं. कई लोग इस तरीके क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमारे किसी क्लोज विसिनिटी में किसी को कैंसर हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उनसे ज़्यादा अपने लिए कि यार ये तो किसी को भी हो सकता है, और उसके बाद जो है लंबी सफरिंग है ना. तो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हुए डर लगता है लोगों को, एंजाइटी क्रिएट करता है. तो आपने इसमें पैराडॉक्स की बात करी थी, कैन वी टॉक अबाउट इट? सो या डेथ एंजाइटी हेल्थ को लेकर डेफिनेटली जब हमें पता चलता है कि किसी को कैंसर है या टर्मिनली इल है कोई, या फिर कुछ ऐसी डिजीज हो गई है, ऑफ कोर्स इट इज़ पेनफुल. फैमिली मेम्बर्स के साथ हो जाए तो और भी ज़्यादा पेनफुल, अपने साथ हो जाए तो डेफिनेटली सफरिंग, पेन. बट उसी के अंदर पैराडॉक्स ये भी है कि कई आपने केस स्टडीज़ देखी होंगी या कई लोग आपने सुने होंगे कि समवन इज टर्मिनली इल, या someone discovered that they have cancer, but the moment they realize that life is finite, कि अब कैंसर हो गया है मुझे and maybe I only have 5 years to live, 10 years to live, as much as painful it is, but कुछ लोगों में हमें पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ भी दिखाई देती है. उन्हें जब पता चलता है कि मेरे पास इतना ही टाइम है, वो अपनी लाइफ को बिल्कुल एक नया स्पिन दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर उनके बैड हैबिट्स थे, फॉर इंस्टेंस अल्कोहलिज्म और स्मोकिंग, दे गिव इट अप द मोमेंट दे रियलाइज दैट लाइफ इज इनएविटेबल एंड आई ओनली हैव सो मच टाइम. सो इसको पैराडॉक्स अगेन कि जैसे ही हमें डेथ के बारे में पता चली, रियलिटी दैट आई एम गोइंग टू डाई, देन you awaken that purpose in life. So that's one. Second is again paradox की मैं बात करती हूँ. Definitely there is a death anxiety. Not death anxiety, sorry, health anxiety, like you were talking about. Someone is not in a best of health, but at the same time वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं उसके लिए, है ना. तो कॉग्निटिव डिसोनेंस है ये चीज, राइट, कि एक तरफ आप में एंजाइटी भी है डेथ की, बट वो एंजाइटी उस टाइम में स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया है, टू इन ऑर्डर टू डील विद दैट एंजाइटी यू स्मोक अ सिगरेट. राइट. doesn't match, right. doesn't make sense, right. or maybe emotional eating, you know, having too much of sugar. That's so true. You know, the moment stress happens, you resort to sugar, you resort to junk food. Right. आप एक जगह डर भी रहे हो कि मेरे साथ ये हो ना जाए, मुझे भी ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, लेकिन फिर भी आप सेल्फ सबोटाजिंग बिहेवियर की तरफ जा रहे हो. आप उसी बिहेवियर को बार बार कर रहे हो जो शायद आपको वहां ले जा सकता है, बजाय उस बिहेवियर को रोकने के. करेक्ट, राइट. सो ये
इसकी वजह आप ये कह रहे हो कि ये हमारे अंदर पैराडॉक्स हैं एज ए ह्यूमन, यस एज ए ह्यूमन बीइंग। एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी इसकी बात करती है कि ये पैराडॉक्स हैं, राइट? तो अब इसके ऊपर हम काम कैसे कर सकते हैं? क्या रास्ते बताती है एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी इसके ऊपर काम करने? सबसे पहले तो इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। हम इसमें थेरेपी सीकर को फिक्स करने की कोशिश नहीं करते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। नो, नथिंग इज रॉन्ग विद यू। हम उसको उसकी रियलिटी के करीब लेके जाते हैं। दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट ऑफ हु यू आर विद दीज पैराडॉक्सेस कि ये मेरी हेल्थ एंजाइटी है और मैं रिजॉर्ट करता हूँ टुवर्ड्स नंबिंग मैकेनिज्म्स और सेल्फ सैबोटेज मैकेनिज्म्स। क्योंकि एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट के बाद ही चेंज या फिर जो भी आप बोलो उसको कि डीलिंग विद दोज एग्जिस्टेंशियल एंजाइटीज, राइट? you deal with existential anxieties only when you acknowledge and accept राइट, the way they are in reality. So हम उसको reality के पास लेकर जाते हैं और reality आप notice करोगे कि is not black and white, is not 0-1 game. Reality is like two opposing things being true at the same time. So वो दो opposite चीजों को आप together कैसे लेकर आते हो और उसको accept कैसे करते हो, that's how it is. So more on acceptance, more on acceptance, bringing you closer to your personal reality, to your authenticity. I got that. तो जितना जितना आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते जाओगे कि ये मान लीजिए जैसे हेल्थ की बात है, किसी को हेल्थ से रिलेटेड एंजाइटी है पर वो फिर भी स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहा है, तो यहाँ पर इस चीज को एक्सेप्ट करना कि ओके मुझे नीड होती है स्मोकिंग की एंड स्ट्रेस है मेरे अंदर, मतलब व्हाट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ, यहाँ पर क्या एक्सेप्टेंस करना है और कहाँ से उनको थेरेपी के लिए अगर हमको लेके जाना है तो हम क्या उनके साथ वर्क कर सकते हैं? सो आपने जैसे स्पेसिफिकली अगर स्मोकिंग की बात करें, अल्कोहलिज्म की बात करें, ठीक है, तो बहुत बारी ऐसे होता है कि हम बोलते हैं सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स, है ना? जब हम साइकोलॉजी की किताबें पढ़ते हैं, देयर इज अ चैप्टर डेडिकेटेड टू सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स, और हमें लगता है कि दैट इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। बट कमिंग टू थिंक ऑफ इट, substance abuse, alcoholism, cigarette smoking, nicotine addiction in general, addiction is not a problem. That is a solution. That is the way someone is dealing with right stress. So defense mechanism, it's a defense mechanism. Right It's not a problem in itself. Right, it's a way of dealing with the problem. It's a dysfunctional way of dealing with the problem, लेकिन problem कुछ और है. So चलो existential school of thought तो एक school of thought हो गया. There are like 100 schools of thought, but ultimately it's about creating that non-judgmental space between psychotherapist and the therapy seeker. आप non-judgmentally उनकी बात सुने, try to understand where they are coming from, get into the root cause of the problem. Because surface level पे जब smoking, addiction, ये सब चीजें हम जो देख रहे हैं, that is only at the surface level, at the top level. Right. And that is the way the client, the therapy seeker is dealing with it. Right. But नीचे क्या है? It can be anxiety, sadness. It can also be imposter syndrome. Right. A lot of people feel that they are not good enough. There's a lot of self-doubt, self-esteem issues. So वो वहां से निकल के आती है, एडिक्शन होगी, सेल्फ सैबोटेज बिहेवियर हो गया, नॉट आस्किंग फॉर अ प्रमोशन, मे बी ऑलवेज फीलिंग दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ. सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर सेल्फ सैबोटेजिंग. यू आर नॉट लेटिंग योरसेल्फ ग्रो, बिकॉज देयर इज आल्सो ग्रोथ एंजाइटी, दैट इफ आई गेट इट फिर क्या होगा, मैं मेंटेन कैसे करूंगी उस चीज को. एंजाइटीज कभी खत्म नहीं होगी. राइट. सो वही है कि आप, इसका मतलब ही ये है कि आप जैसे जो लाइफ चल रही है आप उसको एक्सेप्ट कैसे करते हो. अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइफ एज इट इज. सो यू आर सेइंग कि जो भी इन पैटर्न्स में उलझे हुए हैं वहां पर डीपर लेवल में जाकर के जहां पर वो लाइफ के जिस भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो उनके अनकॉन्शियस उनके पैटर्न्स हैं या जो उनकी अपनी अनकॉन्शियसली जो उन्होंने पकड़ा हुआ है प्रॉब्लम्स, इश्यूज को, उनको जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनके ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं, तब तक वो अपने इन चीज़ों के ऊपर, एडिक्शन के ऊपर काम नहीं कर सकते. एब्सोल्युटली. तो एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी या और भी स्कूल ऑफ थॉट
पहले अंदर जाते हैं, डीपर लेवल पे उनको समझते हैं, उनको एक्सेप्टेंस कराते हैं कि ओके दिस इज़ द रियलिटी ऑफ जिसको आप पकड़ के बैठे हो, इस बिलीफ सिस्टम को आप पकड़ के बैठे हो जिसकी वजह से आप इसकी वजह से आप सेल्फ सैबोटेज या कोई भी बिहेवियर कर रहे हो, डिसफंक्शनल बिहेवियर या जो भी डिफेंस मैकेनिज्म जैसे आप बात कर रहे थे, तो उसका रीजन क्या है? राइट, उसको समझना बेसिकली। दैट्स सो ट्रू। गुरलीन, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के अंदर साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट एंड जो क्लाइंट, आप जो बोल रहे हो थेरेपी सीकर, उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप बनता है? सो ये डिफरेंट नहीं है फ्रॉम अदर स्कूल्स ऑफ थॉट। हर स्कूल ऑफ थॉट में यू वुड रियलाइज कि रिलेशनशिप एक तो डेफिनेटली नॉन जजमेंटल, क्योंकि हम जब साइकोथेरेपिस्ट आर ट्रेन टू बी नॉन जजमेंटल। राइट। हम पर्सनल लाइफ में हो सकता है जज करते हो बहुत सारी चीजों, बिकॉज अल्टीमेटली हम भी ह्यूमन बीइंग हैं एट द एंड ऑफ द डे। ऑफ कोर्स देयर आर बायसेस, हमारे पर्सनल बायसेस भी होते हैं, बट जब थेरेपी सीकर हमारे सामने है तो हम इंटेंशनली एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। दैट्स वन फॉर श्योर। सेकेंड इज, बहुत बार आपने शायद ऐसा रियलाइज किया होगा, स्पेशली विद पॉप साइकोलॉजी और जो इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत ज्यादा पेजेस हो गए हैं, यू नो, बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है कि थेरेपिस्ट, सो कॉल्ड थेरेपिस्ट, they are not like qualified therapists, they are hanging out with their clients, अच्छा, ओके, you know। पर ये अगर हम आप देखेंगे एथिक्स में, थेरेपिस्ट और थेरेपी सीकर आर नॉट फ्रेंड्स रियली। और उसका रीजन ये है कि जब हम फ्रेंड्स होते हैं, यू नो, यू आर माई फ्रेंड, इफ वी आर फ्रेंड्स टू ईच अदर, then in that case you can't be my therapist because you will personally feel something for me, and जहां पर भी personal biases आ गए वहां पे ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस के इश्यूज आ जाते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो कि आई थिंक ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट को ऑलरेडी मालूम है, बट फॉर द सेक ऑफ द कॉन्वर्जेशन हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ट्रांसफरेंस इज जब एक थेरेपी सीकर अपने थेरेपिस्ट को मोर देन थेरेपिस्ट देखता है, मे बी उसमें एक पेरेंट फिगर देखने लगता है, या मेंटोर देखने लगता है, या फ्रेंड देखने लगता है, या उसको बहुत पर्सनली पसंद करने लगता है, मे बी रोमांटिकली ऑल्सो फॉर दैट मैटर, तो वो आपकी थेरेपी में इंटरफेयर करेगा कहीं ना कहीं, बिकॉज यू विल ट्राई टू इम्प्रेस दैट पर्सन, यू विल नॉट शेयर ओपनली विद दैट पर्सन बिकॉज देयर इज सम ट्रांसफरेंस। काउंटर ट्रांसफरेंस भी पॉसिबल है। काउंटर ट्रांसफरेंस ये है कि जब थेरेपिस्ट ये फील करता है टुवर्ड्स द थेरेपी सीकर, सो इट कैन ऑल्सो बी थिंग्स लाइक फॉर इंस्टेंस कि थेरेपिस्ट का एक कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो चाइल्डहुड में जो कि थेरेपी सीकर से मैच कर रहा हो, तो उसमें पर्सनल बायस आ सकता है। एंड अल्टीमेटली एक थेरेपिस्ट भी इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसके भी बायसेस हैं, सो कभी कभी उसके भी बायसेस आते हैं, मे बी दे आर जजिंग द थेरेपी सीकर अनकॉन्शियसली, तो वहां पे काउंटर ट्रांसफरेंस के इशू आते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि कई बार कुछ थेरेपिस्ट होते हैं, स्पेशली दिस हैपेंस विद न्यू थेरेपिस्ट, 45 मिनट्स का सेशन है, बट थेरेपी सीकर एक फ्लो में है, मे बी एट द 45th मिनट यू आर सपोज टू एंड द सेशन, बिकॉज बहुत बाउंड्रीड वर्क होता है, बट आपको लगता है कि मैं कैसे मिस कर दूं, दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो आपने 1 घंटा चला लिया, वो सेशन 1.5 घंटा चला लिया, तो आपने बाउंड्री नहीं बनाई। तो इसके अंदर आप अगर सोच के देखो तो इट कुड बी सम सेवियर कॉम्प्लेक्स, मे बी वो आपके अंदर से आ रहा है, दैट यू वांट टू सेव दैट पर्सन, बिकॉज थेरेपी, रियल थेरेपी इज वेरी बाउंड्रीड, और वो पार्ट ऑफ थेरेपी भी है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं 45th मिनट पे अपने थेरेपी सीकर को बोल रही हूँ कि ओके आवर टाइम इज अप, राइट, एंड दैट पर्सन फील्स ऑफेंडेड कि इसने थेरेपी खत्म कर दी, और उस वजह से एज अ थेरेपिस्ट आई एम फीलिंग बैड, that means counter transference हो रहा है। So how do you draw that line? How do you draw that boundary is very important. So ये ethics में बहुत ज़्यादा जो problems होती हैं of transference and counter transference, ये deal करनी पड़ती है, because a good therapist will then take these issues to their supervision. वो अपने therapist के साथ discuss करेगा कि मैं जब अपने क्लाइंट के साथ या थेरेपी सीकर के साथ ये बात कर रही थी, तो मेरे अपने इश्यूज निकल के आ रहे थे, या मैं इरिटेट हो रही थी, या मैं आई वांटेड टू सेव दैट पर्सन, देयर वाज अ सेवियर दैट वाज कमिंग
in my mind. So I, as a therapist, deal with those issues with my therapist or in my supervision. So वो बहुत जरूरी हो जाता है to draw boundaries, क्योंकि ये बहुत boundaried work रहता है. आई गॉट दैट. गुरलीन, यहाँ पर तो मैं अपना पर्सनल भी शेयर कर सकती हूँ. मेरे अपने बाइसेस भी हैं, जैसा आप बोल रहे हो. आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ दैट बाउंड्रीज. और मेरे माइंड में, और मुझे कुछ क्लाइंट्स की तरफ से इस तरीके का फीडबैक भी आया कि हम पहले वाले थेरेपिस्ट के पास गए थे, वो तो बिल्कुल घड़ी देखते रहते हैं. 45 मिनट हुए नहीं तो वो उसके ज़्यादा 1 मिनट नहीं सुनते हैं. तो हमें बहुत ही अनहर्ड फील होता है. हमें लगता है कि वो मैकेनिकल काम कर रहे हैं, जैसे कि वो सिर्फ घड़ी देख करके और टाइम होते ही हमको बोलते हैं बस. तो या मेरे को भी ये बात टच करी कि हाँ, मतलब जो शेयर करने आया है अपनी बात, वो एक फ्लो में होते हैं. उनकी अपनी बहुत, जिस खासकर जब फर्स्ट सेशन में आते हैं तो वो बहुत सारे अपने चीज़ें लेके आते हैं. वो खुद भी क्लियर नहीं होते हैं कि उनको क्या थेरेपी में आगे बढ़ना है. अभी तो बहुत कुछ चल रहा है जिसको वो डंप करना चाह रहे होते हैं ना. तो ऐसे में एज ए थेरेपिस्ट जब हम उनको ये बोलते हैं तो एक कनेक्शन ब्रेक होता है. एंड यू नो कि दिस ओनली, ये हमारा काम होता ही ट्रस्ट के ऊपर है कि मेरे क्लाइंट का मेरे साथ ट्रस्ट कितना बिल्ड हो रहा है, कितना वो कंफर्टेबल हो रहा है, कितना सेफ स्पेस मेरे साथ मिल रहा है. तो अगर यहाँ पर रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है तो फिर वो मुझे लगता है इट इज नॉट वर्थ इट. सो आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ दैट बाउंड्रीज बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक जो मेरा माइंड मुझे देता है. सो वुड यू लाइक टू टेल एनीथिंग अबाउट इट? It is difficult for sure, you know, because therapist हम intentionally उसको खत्म करते हैं as much as it is painful for us. कई बार मुझे भी ऐसे लगता है कि I wish I could give 5 more minutes to this person. I wish, मेरा सच में मन करता है, but I intentionally don't give those 5 minutes or 10 minutes, क्योंकि वो आधा घंटा भी चल सकता है, वो 1 घंटा भी ज्यादा हो सकता है, 2 घंटे. Where do you draw the line? Because client may feel 45 मिनट्स का सेशन है, 1.5 घंटा भी हो गया, मे बी उनके इश्यूज या जो भी वो बात करें वो खत्म ही नहीं हुई. सो हाउ मच विल यू एक्सटेंड इट, हाउ मच विल यू डू दैट? और अगर आप बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हो तो दिस इज एन इंक्वायरी फॉर योर सेल्फ दैट वाई आर यू फीलिंग गिल्टी अबाउट इट. ट्रस्ट ब्रेक की आपने जो बात करी है उसके अंदर थेरेपी में समझना चाहिए, थेरेपी इज नॉट 1 सेशन जॉब, 2 सेशन जॉब, और इवन फॉर दैट मैटर 5 सेशन जॉब. यू नो, थेरेपी इज वेरी डीप, इट्स वेरी स्लो. क्योंकि आप देखो ना, अपने पैटर्न जो है अपने चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक आपने बनाए हैं, 10 years, 15, 20, 30 years ऑफ पैटर्न्स. वो आप 4 या 5 थेरेपी सेशंस में, even if you spend 4 hours per therapy session, you will not be able to. Right, that's true. I agree with it. But the only thing which I shared कि जब मेरे क्लाइंट को फील होने लगे कि मैं मैकेनिकल हो रही हूँ या ट्रस्ट नहीं है या सेफ स्पेस नहीं है, बात मेरे गिल्ट की नहीं है, बात उसकी फीलिंग की है. क्योंकि फिर वो थेरेपी सेशन, आपको भी पता है, वो फिर उतना इफेक्टिव नहीं जाएगा. अगर उसके माइंड में कुछ आ गया मेरे लिए तो फिर वो इफेक्टिव नहीं होगा वहां से थेरेपी सेशन. दैट्स द ओनली थिंग व्हिच कम्स इन. दैट्स अ गुड इंक्वायरी. इसमें क्या करना चाहिए कि जो थेरेपी सीकर है उसकी ये फीलिंग्स के बारे में बात करनी चाहिए कि व्हाट आर यू फीलिंग टुवर्ड्स मी एज अ थेरेपिस्ट. यू नो, अगर वो फील कर रहा है दैट आई एम नॉट लिसनिंग टू हिम और हर, एक्सप्लोर दैट, मेक दैट पार्ट ऑफ द थेरेपी, बिकॉज यू विल नोटिस दैट मेनी टाइम्स दिस प्रोजेक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जो थेरेपी सीकर्स होते हैं वो ये सारे प्रोजेक्शंस थेरेपिस्ट के ऊपर भी डालते हैं. So make that part of your therapy, that if the therapy seeker is not trusting you, bring it up in the therapy. Ask them about what do they feel towards you. That make that part of the therapy. So then address those issues as well. Address those issues, and that becomes very important. That is what therapy is क्योंकि about. वो भी तो कहीं ना कहीं पैटर्न से ही आ रहा है. कहीं ना कहीं अगर उनका मेरे साथ अगर इस तरीके से दे आर फीलिंग, तो वो फीलिंग कहीं ना कहीं उनकी पैटर्न की है. Correct. Like for instance, I was talking to a friend a couple of days ago,
सो शी इज़, वो किसी और से थेरेपी ले रही हैं मेरी फ्रेंड. सो वो ये बता रही थी कि मुझे कम्युनिकेशन में यूजुअली बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहते हैं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ. और ये सेम चीज़ मेरी थेरेपिस्ट के साथ भी आ रही है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ थेरेपिस्ट को. सो शी वॉज प्रोजेक्टिंग इट ऑन द थेरेपिस्ट कि मैं सोच रही हूँ थेरेपिस्ट चेंज कर लूँ. सो वी वर जस्ट डिस्कसिंग एंड आई वॉज आस्किंग कि नाउ दैट यू नो दैट कम्युनिकेशन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, और वही चीज़ आप थेरेपिस्ट के साथ, अपने एग्जिस्टिंग थेरेपिस्ट के साथ आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो. So include that in part of your therapy, because that is the pattern that you're bringing to therapy itself. So make that part of your therapy. Talk about that, why you're not able to talk to your therapist. Address it there and then. Because you may change the therapist after 4 or 5 sessions. Again, you will go back to that pattern wherein you will not be able to express yourself. Right. Same चीज़ वो therapist की तरफ. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि of course it's not कि जब आप बोल रहे थे कि it's not about my guilt as a therapist, but वो trust break हो रहे हैं, कुछ ऐसे हो रहा है, आपको ऐसा feel हो रहा है, bring it in the therapy. Ask the therapy seeker there and then that what do they feel about you as a therapist, and ask. So that's how you I got that. Thank you very much. I think बहुत सारे लोग जो है थेरेपी सेशन के अंदर क्या होता है इसको जानना समझना चाहते हैं, कैसे एक अच्छा थेरेपिस्ट अपने लिए ढूंढें. ये भी बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी होती है. Correct. है ना. सो उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे कि कैसे किसी को अगर कोई अपने लिए थेरेपिस्ट ढूंढ रहा है तो कैसे एक अच्छा थेरेपिस्ट ढूंढना चाहिए, उनको क्या देखना चाहिए? मुश्किल तो है, और बहुत बारी ऐसे भी हम बोलते हैं कि आप रिव्यूज़ देख लो. और इसके ऊपर मैं हम शायद थोड़ा सा ये बात कर सकते हैं कि मैं इंटेंशनली जैसे क्लाइंट वर्ड नहीं यूज़ करती और पेशेंट भी नहीं यूज़ करती, मैं थेरेपी सीकर यूज़ करती हूँ. और उसका रीज़न ये है कि आजकल थेरेपी बहुत कमोडिटाइज्ड हो गई है. हम लोग रिव्यू देखते हैं कि 5 स्टार रिव्यू है तभी वो अच्छा है. यू नो, उसके अंदर वो है कि 5 स्टार रिव्यू, जैसे आपने वो बात करी, अगर कोई थेरेपिस्ट है जो 45th मिनट पे अपना सेशन ख़त्म करता है, 50th मिनट पे सेशन ख़त्म करता है, and maybe they get a review of 1 on 5. Does that mean he or she is a bad psychologist? Not necessarily. किसी के 5 on 5 rating है, does that mean they are great psychologists? Not necessarily. Because maybe, just maybe, they are making you so dependent on them that you feel heard, you feel great after talking to them. But therapy is not always happy feeling. That's Sometimes a therapist will also challenge you. Sometimes you will feel angry at the therapist. और आपने उसको एक 1 स्टार रेटिंग दे दी. सो डेफिनेटली रेटिंग से नहीं जाना चाहिए लोगों को. आई थिंक ट्रायल एंड एरर. आप थेरेपिस्ट से मिलिए. ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशन जरूरी है, क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए. एंड अल्टीमेटली साइकोलॉजी, यू शुड फील हर्ड बेसिकली. चाहे वो 40 मिनट का सेशन है, चाहे 1 घंटे का सेशन है, क्या वो आपको ऐसा स्पेस क्रिएट कर रहा है जहाँ पे आप फील कर रहे हो दैट आप अपने आप को एक्सप्रेस आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो. राइट. एंड यू आर नॉट फीलिंग जज्ड बाय योर थेरेपिस्ट. सो आई थिंक ट्रायल एंड एरर. आई गॉट दैट. कोई आपको नहीं पता, जैसे किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, कुछ भी आप खरीदते हो, आपको नहीं पता कि वो कैसा निकलेगा. तो वैसे ही थेरेपिस्ट के लिए हाँ, आप ये क्वालिफिकेशन देख सकते हो, आप उनकी रेटिंग देख सकते हो. इसके बाद तो आप जब चाहोगे बात करोगे तभी आपको जो एक्सपीरियंस आएगा, सेफ स्पेस अगर आपको महसूस हो रहा है, आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, एंड आफ्टर द थेरेपी आपको फील हो रहा है कि आपकी कुछ इंसाइट आई है और आप उसको, आपकी लाइफ पहले से बेटर हो रही है सेशन बाय सेशन, देन मे बी यू कैन कंटिन्यू विद थेरेपिस्ट. देन आपको दिल से पता चल जाएगा कि आपके लिए वो सही है या नहीं. Absolutely. है ना. Absolutely. दैट्स सो ट्रू गुरलीन. सो गुरलीन, बहुत सारी बातें करी हमने, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के बारे में बात करी, इन जनरल थेरेपी सेशंस के बारे में बात करी, जो बहुत ही हेल्पफुल होगी मेरे व्यूअर्स के लिए. एट द एंड ऑफ द सेशन आप क्या बताना चाहोगे मेरे व्यूअर्स को? एक फिलोसोफर हैं एल्बर्ट कामू. तो उन्होंने एक किताब में लिखा था, जैसे वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी, एक ग्रीक माइथोलॉजी, एक स्टोरी है. सो उसके अंदर यही है कि अल्टीमेटली मैं व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगी कि
live your life as authentically as you can, right? Know yourself better. आप अपनी सच्चाई के पास जितना ज़्यादा जाओगे उतना आप कंटेंट फील करोगे लाइफ में, Right. उतना ज़्यादा आपको लाइफ मीनिंगफुल लगेगी. Hmm. सो आई थिंक इट्स अबाउट ऑथेंटिसिटी, नोइंग योरसेल्फ बेटर Hmm. एंड गिव योरसेल्फ अ चांस. Hmm. और ज़रूरी नहीं है कि थेरेपी सिर्फ उनके लिए है जिनको कुछ इश्यूज हो रहे हैं लाइफ में Right. Hmm. या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं लाइफ में. थेरेपी एक अच्छा मीडियम है टू नो योरसेल्फ बेटर, एक सेल्फ अवेयरनेस टूल है. सो इट स्टार्ट्स विद सेल्फ अवेयरनेस, Right. Which is, I think, which is most important. अगर हम एक अच्छी लाइफ लिव करना चाहते हैं, जितना जितना अपने लिए अवेयर हैं, जितना अपने बारे में ऑथेंटिकली एक्सेप्टेंस है, जान रहे, समझ रहे, तो शायद हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप बेटर हो जाती है. हैप्पीनेस का क्वेश्चन पड़ जाता है हमारे Right. अंदर. राइट. So thank you Gurleen, it Thank was a you. fantastic session with you. बहुत सारी बातें हुई हैं हमारे बीच में. I hope मेरे viewers बहुत सारे takeaways लेके जाएंगे. Thank you so much. Thank you for having me. It was lovely interacting with you. आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए. फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है.